हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रोग्राम्ड लर्निंग, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग स्ट्रेटजी है। अगर हम कहें कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये जो पूरी हमारी स्ट्रेटजी है वो किस पे बेस्ड है, पूरी हमारी जो स्ट्रेटजी है ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आज की जो हमारी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। पूरा के पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, अगर हम कहें इस कोरोना के टाइम में, पूरा के पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा के पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। किस तरीके से टीचर और स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रोग्राम लर्निंग है उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो प्रोग्राम लर्निंग है, अगर हम बात करें अभिक्रमित जो हमारा अधिगम है, इसमें हमारा क्या होता है कि हम कोई भी जो है बच्चे को कोई भी टॉपिक कराना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक समझाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से हम उनके सामने रख सकते हैं उसको, उस पूरे टॉपिक को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पदों में विभाजित करके वन बाय वन हम जो है बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो जो अगर एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करके बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो उनके लिए, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी सही रहता है, वो उस चीज़ को बहुत इजीली समझ पाते हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग का मेन मोटिव यही है हमारा कि जो भी हमारा टॉपिक है उसको बच्चे खुद अपनी गति से, स्वयं गति से सीख पाएँ, जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं, खुद अपनी लर्निंग को वो गाइड करें। ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा, चलिए आइए देखते हैं। प्रोग्राम लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी विधि है, जो भी विषय वस्तु है, जो भी हमारा कंटेंट मैटर है, जो भी टॉपिक है हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसको हम छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हैं, छोटे छोटे जो है स्टेप्स में उसको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पदों में विभाजित करके फिर सिक्वेंशियली, किस तरीके से सिक्वेंशियली वन बाय वन हमने उनको उसके सामने इस प्रकार से जो है प्रेजेंट करना है कि बच्चे जो है स्वगति से रुचिपूर्ण और स्वगति से, अपनी गति से, ठीक है, कि वो कई बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कई बच्चे जो होते हैं बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, किसी टॉपिक को उनको समझने में टाइम लगता है। तो वही चीज़ है कि स्वगति से सीख पाते हैं बच्चों को। एक जो है टॉपिक, एक स्टेप कंप्लीट हुआ, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप से चलेंगे, इस तरीके से जो है हमारा वो टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, सीख लेंगे। तो इसमें क्या है, प्लस अब जो बच्चे ने सीखा समझा, उसके बाद क्या होगा कि उनको जो फीडबैक है, हमने प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाया, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, तो बच्चे ने उस चीज़ को सीख लिया। सीखने के बाद क्या होगा, अब उसको खुद को इवेल्युएट करना है। खुद को इवेल्युएट करने के लिए टीचर क्या करेगा, जो प्रोग्राम लर्निंग में ही, जो प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू जो टॉपिक समझाया उसके बाद ही वहाँ पर क्या होगा, फीडबैक के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले जाएंगे, ताकि बच्चे को साथ के साथ ही पता चल जाए कि जो उसने सीखा है वो किस हद तक उसने सीखा है, किस हद तक वो चीज़ उसके लिए कारगर साबित हुई है। तो इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने से प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन मिलता है। अगर उसमें मार्क्स अच्छे गेन किए उस टेस्ट में, जो फीडबैक के लिए टेस्ट रखा गया था, तो उसको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, उसको क्या होगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अगर उसको वहाँ पे अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो आगे इसी तरीके से पढ़ने के लिए, स्वगति से रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ने के लिए वो प्रेरित होगा, वो मोटिवेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें जो पूरा टॉपिक है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जिस पर स्टूडेंट्स जो है खुद को परख सकते हैं। उसके बाद उसको समझने के बाद खुद को परख भी सकते हैं, खुद को जांच सकते हैं, खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितना उनका जो ज्ञान है, कितना उन्होंने उस चीज़ को सीखा, कितना उन्होंने उस चीज़ को समझा है। तो ये प्रोग्राम लर्निंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है। BF स्किनर के द्वारा एक जो है डेफिनेशन दी गई, इन्होंने कहा कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। इसमें क्या है, जो हमारा प्रोग्राम लर्निंग है वो एक हम कह सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की कला है, आर्ट ऑफ टीचिंग। किस तरीके से हम जो है पूरा टॉपिक है उसको स्टेप बाय स्टेप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ
ऑफ सम टूल लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, उसके थ्रू, या फिर बच्चे को किसी स्लाइड के थ्रू वो जो है हम टॉपिक सिखा रहे हैं। तो ये क्या है, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड सीखने का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग की अब साइंस ऑफ लर्निंग कैसे बच्चे के लिए उसको किस तरीके से समझा जाए। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप उनके सामने सीक्वेंशियली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमारा साइंटिफिक मेथड हो गया, साइंटिफिक मेथड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है प्रोफेसर रूस के अनुसार। तो ये क्या कहते हैं कि अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का अवसर देता है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा कि इसमें ये जो लर्निंग है, ये एक विशेष प्रकार का जो हमारा मेथड है जिसमें बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। बच्चे को इंस्ट्रक्शंस किसकी फॉर्म में, बच्चे के सामने वो जो कंटेंट मैटर है वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और टीचर के द्वारा बच्चे को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आप इसको पढ़ो। वन बाय वन उस चीज़ को हम बच्चे को सिखाते जाएंगे और साथ के साथ बच्चे को इवेल्युएट भी करते जाएंगे। तो ये इस तरीके की जो है हमारी स्ट्रेटेजी है जिसमें बच्चा खुद को अपनी लर्निंग को इवेल्युएट भी कर सकता है, अपनी लर्निंग को जांच भी सकता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सुसान माइकल के द्वारा। सुसान माइकल ने क्या कहा कि अधिगम, ये जो अभिक्रमित अधिगम है, ये व्यक्ति अनुदेशन यानी कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, बच्चा खुद की लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, हर एक बच्चे को जो है उस प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू सिखाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थी स्वयं को संलग्न रखते हुए, खुद को बिजी रखते, खुद को इन्वॉल्व करते हुए अपनी गति के अनुसार वो सीख रहा है। अगर वो चाहता है कि किसी स्टेप को दोबारा रिपीट किया जाए तो वहीं के वहीं उसको रिपीट कर लेगा। कई बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो वो क्या होता है, अपनी गति के अनुसार अग्रसर होता है और उसने कितना सीखा उसकी जानकारी, उसके परिणाम भी उसको साथ के साथ तुरंत मिल जाते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारी प्रोग्राम लर्निंग की। अब आगे आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो इसके हैं हमारे प्रोग्राम लर्निंग के उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या है कि छात्र अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद अपनी जो है सीखने के लिए, अपने अधिगम के लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। तो ये प्रोग्राम लर्निंग किस तरीके से उनकी हेल्प करेगा, छात्रों को सीखने के लिए, मदद करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारी अपनी गति से सीखने के लिए कि अगर वो चाहें तो किसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ईजी टू कॉम्प्लेक्स वे में हम उनको जो है स्टेप बाय स्टेप उनके सामने कंटेंट मैटर को डिलीवर कर रहे हैं थ्रू प्रोग्राम लर्निंग। तो वो अपनी गति से सीखने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको प्रदान करता है। नेक्स्ट है बिना शिक्षक की उपस्थिति के भी छात्र जो है अपने आप सीख सकता है। वहाँ पर क्या काम है, प्रोग्राम लर्निंग यानी कि कंप्यूटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को कंटेंट मैटर हम सिखा रहे हैं। तो उसमें क्या है, टीचर वहाँ क्या कर रहा है, टीचर का काम है, टीचर एक्ट एज एन इंस्ट्रक्टर ओनली, टीचर एक्ट एज एन गाइड ओनली। टीचर सिर्फ वहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चे को गाइड कर रहा है, बच्चे को निर्देश दे रहा है कि आपको किस तरीके से इस पूरी लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व रहना है, आपने किस तरीके से इस चीज़ को समझना है, सीखना है। तो ये चीज़ शिक्षक के बिना भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है विषय वस्तु को तार्किक तरीके से पेश करना। तार्किक यानी कि लॉजिकली हम उस चीज़ को पेश कर रहे हैं। ईजी टू कॉम्प्लेक्स, जो स्टेप उसने सीख लिया उसके बाद पूरा तरीके से उसे सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो बच्चा पहुंच सकता है, उसको इवेल्युएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे बच्चा पहुंच सकता है। तो लॉजिकली हम कंटेंट मैटर को डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है खुद का अध्ययन करने के लिए। क्या मैंने बताया कि इसमें क्या है, बच्चा खुद की लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या है, ये इंडिविजुअलाइज लर्निंग है। बच्चा खुद सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, खुद वो लर्निंग में इन्वॉल्व है, तो वो खुद के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है साथ में खुद का मूल्यांकन करने के लिए, खुद का इवेल्युएशन भी क्या हो रहा है, हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, बच्चा खुद को इवेल्युएट कर पा रहा है। तो प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू क्या होगा, बच्चा खुद के मूल्यांकन के लिए भी वो खुद को जांच भी सकता है, उसके परिणाम भी देख सकता है कि कितना उसने सीखा। नेक्स्ट है कुंजी के साथ उसके जवाब की तुलना करने के लिए। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम लर्निंग में जो टेस्ट है साथ में ही आंसर की वहाँ पे मैच होती है। जैसे बच्चे ने आंसर दिए तो वो आंसर जो है उसकी के साथ मैच होंगे और साथ के साथ ही उसको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके थ्रू हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। जो
यही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं, जो उनको काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना है उसको सेलेक्ट करना, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। ठीक है, हमने जो भी बच्चे को पढ़ाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, कितना हमें एक प्रोग्राम एक जो है, अगर हमें फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स का जो है हमें लेक्चर तैयार करना है, तो 40 मिनट्स में हमें कितना कंटेंट मैटर उसमें डालना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में, पाठ्य वस्तु या प्रकरण का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, जो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बच्चे को लर्निंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो लर्निंग के बारे में पढ़ने के बाद बच्चा क्या करने में सक्षम होगा, किस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम सेकंड स्टेप में लिखेंगे। नेक्स्ट है विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करना। अब जो पूरी लर्निंग थी उसको हमने क्या किया, पहले कॉन्सेप्ट डाला, कॉन्सेप्ट के बाद हमने मीनिंग डाला, मीनिंग ऑफ लर्निंग के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे गए, ऑब्जेक्टिव्स पे गए, फिर नीड एंड इम्पोर्टेंस पे गए। तो हमने क्या किया, पूरी के पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसको क्रमिक रूप में सिक्वेंशियली हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। अब जो हमने बनाया, जो हमने कंटेंट मैटर प्रोग्राम लर्निंग हम के लिए हमने बनाया है स्टेप बाय स्टेप, उसको स्टेप में हमने तोड़ा, विभाजित किया। तो अब उसका एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से बच्चा उस चीज़ को सीखेगा, क्या हमने वो सही बनाया या नहीं बनाया। नेक्स्ट है अनुदेशन के प्रारूप का निर्धारण करना। अब उसको फॉर्मेट में, प्रोग्राम लर्निंग का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में कैसे कि हम इजी जो कंटेंट है उसको पहले डिलीवर कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस फॉर्मेट के अंदर उसका निर्धारण करना, उस फॉर्मेट में उसको डालना। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को लिखना। अब स्टेप्स में हम लिखेंगे उस चीज़ को, सारे स्टेप्स जो हैं प्रॉपरली वहाँ लिखे जाएंगे। फिर अनुदेशन के पदों की जांच करना, वहाँ वो जो स्टेप्स हमने लिखे क्या वो ठीक तरीके से लिखे, क्या वो सीक्वेंस में थे, तो वो सारी चीज़ों की जांच हम नेक्स्ट में करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन की बच्चों ने पूरी प्रोग्राम लर्निंग हमने ऑर्गेनाइज कराई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हमारा इवैल्यूएशन पार्ट। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। तो इसमें क्या रहेगा, हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करते हुए हम जो ये प्रोग्राम लर्निंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये क्या रहेंगे, सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, फिर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव लर्निंग, सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, फिर है हमारा तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, इमीडिएट फीडबैक वहाँ बच्चे को मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्वतः गतिक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, की खुद अपनी गति से सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्र परीक्षण का सिद्धांत, स्टूडेंट टेस्टिंग, कि छात्र जो हैं अपनी टेस्टिंग, अपना जो एवेल्यूशन खुद कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। अभी ये कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट है हमारा छोटे सोपानों का सिद्धांत। इसमें हमने क्या किया, पूरा हमारा जो टॉपिक था 40 मिनट्स का लेक्चर जो हमने तैयार किया, उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। छोटे छोटे स्टेप्स में हमने जो है वहाँ पर विभाजित किया है और क्या किया, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की लर्निंग कराई जाए बच्चे को, तो बच्चा अच्छी तरह से हर एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलेगा और आगे अपनी जो है रिजल्ट्स हैं उनको, अपने परिणामों को वो अचीव करेगा। नेक्स्ट है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, की बच्चे को हम प्रोग्राम लर्निंग के थ्रू सिखा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या करना है, टीचर को ये इंश्योर करना है कि बच्चा जो है उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें टीचर इंश्योर करेगा। प्लस बच्चे को अगर कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो वो भी टीचर के द्वारा प्रदान किया जाए। ताकि बस यहाँ पर इसमें क्या है, हमारे इसमें क्या है कि बच्चा जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसमें। टीचर को ये इंश्योर करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। वो सारी चीज़ें हम एक्टिव रिस्पॉन्डिंग में देखते हैं कि बच्चा जो है जितना वहाँ पे हमने क्वेश्चन सेट किए, जितना हमने कंटेंट मैटर वहाँ डाला, वो बच्चे ने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया या नहीं लिया। ठीक है, और अगर बच्चा उसके अंदर सक्रिय रूप से भाग लेता है, एक्टिवली वहाँ पार्टिसिपेट करता है, तो उसका जो अधिगम है वो अधिक प्रभावपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। उसी टाइम क्या होगा, हमने क्या किया, वहाँ कुछ क्वेश्चंस डाल दिए, बच्चे ने उसका आंसर दिया, तो वहाँ पर साथ के साथ क्या मिल गया, उसको रिजल्ट मिल गया कि क्या उसका आंसर सही था या नहीं था।
तो वो अगर वो उसका आंसर सही नहीं था, वो दोबारा से उस स्टेप को रिपीट कर सकता है और अपना जो आंसर है उसको अपना जो उसने गलत किया आंसर उसको ठीक भी कर सकता है। तो क्या हो रहा है, ये जल्दी से जल्दी उसी टाइम जो है उसको इमीडिएट फीडबैक प्रतिपुष्टि उसको साथ के साथ दी जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो परिणाम है वो और भी जल्दी से और भी अच्छे मिलेंगे हमें, और भी जो है इफ़ेक्टिवली जो है अपनी लर्निंग के लिए बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, स्वतः गति क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या रहेगा हमारा कि छात्र अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जो है उस चलने के लिए स्वतंत्र होता है, सीखने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, कि अगर बच्चे को ज़्यादा टाइम चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए या कम टाइम में वो समझ रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार वो जितना टाइम चाहे वो उतना ले सकता है। नेक्स्ट है छात्र परीक्षण का सिद्धांत। छात्र परीक्षण में इसमें क्या हो रहा है कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, तुरंत ही हम बच्चे की टेस्टिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो उससे क्या होगा, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया है, वो और भी बेहतर परिणाम उसके निकल कर सामने आएंगे। अब है हमारी टाइप्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। ये जो अभिक्रमित अधिगम के प्रकार हैं वो कितने तरीके की होती है, जो हमारी प्रोग्राम लर्निंग है वो कितने तरीके की होती है। फर्स्ट है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग, देन ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, देन मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें क्या रहेगा हमारा, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर, चलिए हम इनको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्टली हमारी है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं हम रेखीय अभिक्रम। रेखीय अभिक्रम क्या कहता है, रेखीय अभिक्रम को बेसिकली किसने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, वो है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसको किसने दिया था, उसका प्रतिपादन किसने किया, B.F. स्किनर ने 1954 में। तो ये जो पूरी हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है वो पूरी की पूरी किस पर बेस्ड है, रीइंफोर्समेंट और फीडबैक पर, प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होगा कि अगर हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कुछ, तो अगर साथ के साथ ही जैसे ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे ही बच्चा आंसर दे रहा है, अगर उसने राइट आंसर दिया तो हम उसको साथ के साथ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें, तो उससे क्या होगा, हम धीरे धीरे बच्चे को उन परिणामों तक ले जा सकते हैं, जो परिणाम, जैसा वांछित व्यवहार हम चाहते हैं, जैसा वांछित परिणाम हम चाहते हैं, उस व्यवहार तक बच्चे को पहुंचाया जा सकता है, अगर हम अनुक्रिया के साथ साथ उचित पुनर्बलन भी बच्चे को दें, उचित जो है रीइंफोर्समेंट भी बच्चे को प्रोवाइड किया जाए, तो हम डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स तक बच्चे को ले जा सकते हैं। तो जैसे कि यही टॉपिक अगर मैं लेकर चलूँ, तो ये है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, आप जो है सीखना चाह रहे हो इसके अंदर, तो ये क्या रहेगा हमारा एंट्री बिहेवियर, आपका एंट्री बिहेवियर है। फिर मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू फर्स्ट स्टेप में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन बताई। फिर मैं आपको लेके गई स्ट्रक्चर कि किस तरीके का लीनियर प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है, जो मैं ये आपको समझा रही हूँ, ये क्या है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मैं इसके बाद आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊँगी। फिर धीरे धीरे फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आपको ये क्लियर होगा, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी लिमिटेशंस क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की। और लास्ट में मैं चाहती थी कि आप जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पूरा सीख जाओ। तो आपने पूरा सीख लिया, आपने डेफिनेशन सीख लिया, आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, आपने लिमिटेशंस इसकी जो है जान ली कि क्या इसके लिमिटेशंस है। तो अब आप इसको पूरी तरह सीख गए हो। तो ये क्या है हमारा लास्ट स्टेप में हम पहुंच गए, डिज़ायर्ड और लास्ट बिहेवियर। जैसा व्यवहार हम चाहते थे, जैसा हम चाहते थे कि बच्चा पूरा सीख जाए, तो वो हमें लास्ट में वैसे ही परिणाम हमें मिल जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का। यही स्ट्रक्चर जो है यहाँ वर्डिंग्स में समझाया है। इसमें क्या है, छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। पहले डेफिनेशन बताई, देन स्ट्रक्चर बताया, देन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, देन लिमिटेशंस बताई। तो ये क्रमबद्ध रूप से मैंने आपको प्रस्तुत किया। तो इसमें हर एक स्टेप पे आपको नया ज्ञान मिला। एक स्टेप में आपने डेफिनेशन सीखी, फिर आपने उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ा, आपने उसके जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो हर स्टेप पे आपको क्या मिल रहा है, नई नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट स्टेप, प्रत्येक पद पर छात्र अनुक्रिया करता है। अब हर एक स्टेप पर बच्चे की नॉलेज को जांचा जाएगा। अब मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, तो मैं ये देखूंगी कि आपने डेफिनेशन को सीखा है। तो आपसे डेफिनेशन जब पूछी जाए तो आप उसका आंसर दे रहे हो। तो ये क्या है, आपने एक रिस्पॉन्स किया, आपने डेफिनेशन बताई, तो इसका मतलब है आपका जो लास्ट डिज़ायर्ड बिहेवियर था कि आप लीनियर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन को जान जाओ, सीख जाओ, तो
हर एक स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने परिणामों तक पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट है, एक छात्र एक समय में जितना पढ़ लेता है उसे एक पद कहते हैं, फ्रेम। अब फ्रेम्स की बात अगर हम करें तो यहाँ क्या है, 3 फ्रेम्स होंगे, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। स्टिमुलस जो मैंने आपको सिखाया, फिर मैंने आपसे फीडबैक की फॉर्म के लिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओगे। अगर आपका आंसर सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओगे, तो वो क्या हो गया आपके लिए, रीइंफोर्समेंट। तो ये 3 फ्रेम होते हैं, इन तीनों फ्रेमों से गुजर कर ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से जो फ्रेम होता है। फिर यही चीज़ है मैंने आपको बताई, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट, 3 फ्रेम है। यहाँ पर कंटेंट जो है आपके लिए स्टिमुलस है, आपने जो रिस्पॉन्स दिया वो क्रिएटिव और डिस्क्रिमिनेटरी। क्रिएटिव यानी कि आपने जो चीज़ सीखी उसको जो है कुछ नई वे में अपने शब्दों में व्यक्त किया। डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि आपने एज इट इज़ उसको बताया। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट किस पे डिपेंड करेगा, पूरा आपका ये जो है पूरा रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। रिस्पॉन्स पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर आपका रिस्पॉन्स सही है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओगे, अगर आपका रिस्पॉन्स गलत है तो आप उस स्टेप को रिपीट करोगे। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा कि बिना शिक्षक की उपस्थिति के, यहाँ पे टीचर की कोई जो है प्रेजेंस ऑफ टीचर इज़ नॉट मैंडेटरी, वहाँ पर लर्निंग जो है विदाउट टीचर भी हो सकती है। इसमें क्या है, छोटे छोटे पदों में हम जो है सीखने की प्रक्रिया को विभाजित कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट है विषय वस्तु पूर्ण रूप से निर्देशित एवं क्रमबद्ध होती है। ठीक है, जो हमारा कंटेंट मैटर है वो पूरी तरह से है कम्प्लीटली गाइडेड है। ठीक है, पूरी तरह से जो है हमने कंप्यूटर में पूरा प्रोग्राम बना कर डाला हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता जाएगा और उसके बाद आप क्या करोगे, उस चीज़ को सीक्वेंशली आपके सामने आएगा, उस चीज़ को सीखते जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाओगे अपनी क्षमता के अनुसार। स्वगति से स्टूडेंट जो है वो सीख रहा है। ठीक है, जितना समय वो लेना चाहता है वो ले सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपका जो आंसर सही है, अगर आपने उस चीज़ को सीख लिया, अगर आपका रिस्पॉन्स सही है तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट है इसमें छात्र पाठ सोपानों के अनुसार सीखता है। अगर एक स्टेप उसको क्लियर नहीं हुआ, एक स्टेप का उसने आंसर सही नहीं दिया, एक स्टेप उसने कंप्लीट नहीं किया, तो वो नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसमें चलना होता है। अब इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में क्या है कि एवरी लर्नर हैज़ टू फॉलो द सेम पाथ। अब यहाँ पर हम कहते हैं क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हाई लर्नर्स भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और स्लो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस फ्रेम में क्या है कि सभी बच्चों को सेम पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो सभी बच्चे जो है वहाँ पे एक ही क्रम में जो है एक ही चीज़ उनको सिखाई जा रही है। यहाँ पे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, सभी के लिए सेम प्रोग्राम बनाया जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग हायर लेवल ऑब्जेक्टिव्स। अगर जो है उच्च उद्देश्य हम कुछ बनाते हैं तो वो उसकी प्राप्ति के लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इसका निर्माण करना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और रेमेडियल टीचिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारा मेथड, रेमेडियल टीचिंग कैसी होती है कि हम किसी और मेथड से बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ वहाँ पर फ्रेम कर दी वही चीज़ बच्चे को रिपीट करनी पड़ेगी, उसी मेथड से उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसमें रेमेडियल टीचिंग भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड टाइप की प्रोग्रामिंग है वो है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको दिया किसने था। इसको दिया था नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर ने इसको दिया। इसमें क्या है, इस पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे थे, पूरी लर्निंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, स्टेप्स में उसको तोड़ रहे थे। अब हमने क्या किया, इसको पूरे को एक फ्रेम में बना दिया। ठीक है, तो ये जो हमारी ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है, इसमें जो फ्रेम्स हैं वो क्या होते हैं, बिगर इन साइज, बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें बड़ा स्टेप होता है, बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, एक स्टेप के अंदर काफ़ी सारा लर्निंग मटेरियल उसमें डाला होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्मॉल स्टेप्स में नहीं डालते, एक बड़ा जो है पूरा प्रत्यय के रूप में वहाँ प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रत्येक पद के 3-4 विकल्प उत्तर के रूप में दिए रहते हैं। छात्र को प्रश्न का सही उत्तर वहाँ पर चयन करना होता है। हर एक फ्रेम में हम MCQs देते हैं बच्चे को, साथ में कुछ अल्टरनेटिव्स भी होंगे और उन अल्टरनेटिव्स में से बच्चे को राइट आंसर को सेलेक्ट करना होता है। और अगर बच्चा सही जो है आंसर जो है चूज़ कर ले
तो बच्चा नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा, वरना उसे वो चीज़ दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसको जो है सारी रिपीट करके और अपनी जो प्रॉब्लम है, अपना जो उसने जो गलती की उसको सुधारना पड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है। अब ये हमारा पूरा के पूरा जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से है कि हमने एक स्टेप लिया, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में वहाँ देखा था हर एक चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट टॉपिक लिया, फर्स्ट चीज़ ली हमने, जो है यहाँ पे प्रोग्राम लर्निंग की टॉपिक ली, मीनिंग और डेफिनेशन, ठीक है। एक स्टेप ले लिया, एक स्टेप में हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को सेट कर दिया, क्वेश्चन 1 2 3 4। अगर बच्चे ने क्वेश्चन 1 आंसर सही दिया तो वो नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ जाएगा, अगर 2 का आंसर सही नहीं दिया तो उसे फिर से 1 रिपीट करना पड़ेगा, 1 के बाद फिर वो 2 पे आएगा और 2 भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तो वो 3rd पे जाएगा। अगर 3rd का आंसर उसने सही नहीं दिया तो वापस से वो किस पे जाएगा, 1st पे जाएगा, 1st पे जाने के बाद फिर वो 2nd पे आएगा, फिर 3rd पे जाएगा, तो पूरी चीज़ उससे रिपीट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से 4th पे होगा। तो इसमें क्या है, हर एक जो स्टेप है उसके अंदर 3-4 क्वेश्चंस डले होते हैं, बच्चे को बार बार वो चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में इसके जो फ्रेम्स होते हैं वो बड़े होते हैं, बिगर होते हैं इन साइज़। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, शाखीय अभिक्रम के सिद्धांत। इसमें क्या है, टास्क एनालिसिस। सबसे पहला जो हमारा है टास्क एनालिसिस, फिर है टास्क एनालिसिस में क्या होगा, हम जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको वो बच्चा क्या करेगा, एनालाइज करेगा, पहले अच्छे से उसका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण टीचर जो है उसका विश्लेषण करने के बाद वहाँ पर उसकी प्रस्तुति की जाएगी, एक्सपोज किया जाएगा बच्चों के ऊपर, फिर बच्चों के सामने प्रस्तुति देने के बाद उसको क्या किया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। वहाँ पर बच्चों को डायग्नोस किया जाएगा कि बच्चे ने उस चीज़ को कितना सीखा, समझा, जो भी गलती उसमें आई तो वो उनकी जो गलतियाँ हैं, उनके जो एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे डायग्नोसिस में। फिर जो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है स्टूडेंट्स के किए, तो उन एरर्स को हम दूर करने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेमेडिएशन। उपचार वहाँ पर उस तरीके का, मतलब जिस तरीके की बच्चे ने गलती की है, जिस तरीके का बच्चे ने एरर क्रिएट किया, वहाँ पर उसी तरीके का रेमेडिएशन बच्चे को प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसकी कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं जो हैं, हम बात करें ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की तो वो क्या है, इसमें क्या होगा, शाखीय अभिक्रम में रेखीय अभिक्रम की तुलना में प्रत्येक पाठ्य फ्रेम में ज़्यादा शिक्षण सामग्री आती है। हमने देखा कि एक फ्रेम जो है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू लीनियर प्रोग्राम, इसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। फिर इसमें क्या है, तुरंत फीडबैक, तुरंत बच्चे को जो है रिमेडिएशन दिया जाता है। हमने देखा कि एक क्वेश्चन बच्चे ने आंसर सही किया, फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, अगर उसने सेकंड जो है वो भी करेक्ट कर दिया, फिर वो 3rd पे जाएगा। अगर उसका 3rd क्वेश्चन गलत हो गया, फिर उसको पूरा रिपीट करना पड़ेगा, 1st 2nd 3rd, इस तरीके से। अगर उसने गलत अनुक्रिया की, अगर उसने रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया तो उसको वो करेक्ट कर सकता है, दोबारा से उसको जो है ये चांस दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी एरर्स हैं उनको करेक्ट कर ले। नेक्स्ट है, इसमें छात्र की रुचि बराबर बनी रहती है, बच्चे का इंटरेस्ट जो है थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, थ्रू आउट द लर्निंग पूरा बना रहता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या है, यह जो हमारी लर्निंग है, प्रोग्राम लर्निंग, इस टाइप की जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है वो हमारी हायर क्लासेस के लिए काफ़ी यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू लोअर क्लासेस। तो हायर क्लासेस के लिए, हायर क्लासेस पे हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर है इट इज़ कॉस्टली अफेयर, ये थोड़ा बड़े फ्रेम्स इसमें बनाए जाते हैं तो ये थोड़ा हमारा कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट है, इसमें पूर्ण विषय वस्तु को समाहित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि फ्रेम्स जो हैं, सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा बहुत अगर बड़ा सब्जेक्ट मैटर है तो एक फ्रेम के अंदर इतना पूरा जो है कंटेंट मैटर हम उसके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि हमने क्या करना है, एक ही जो हमने स्टेप लिया, एक जो हमने टॉपिक लिया, उसका फ्रेम लिया, तो उस फ्रेम के अंदर हमने 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वहाँ डाले एक टॉपिक के, तो वो चीज़ क्या है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो हम पूरा के पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी जो विषय वस्तु है, कंटेंट मैटर है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, बहुविकल्प वाले प्रश्नों में छात्र कई बार अनुमान भी लगा देते हैं, कि यही है कि MCQ में कई बार बच्चे तुक्का लगा देते हैं, बच्चे जो है गैस कर देते हैं आंसर को, तो वो भी इसकी एक लिमिटेशन रहेगी।
लास्ट हमारा जो थर्ड हमारी टाइप है प्रोग्रामिंग की वो है मैथेटिक्स, अवरोही अभिक्रम। अब ये जो अवरोही अभिक्रम है इसको दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने। थर्ड हमारे इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे हमारे थॉमस एफ गिलबर्ट। अभी जो मैथेटिक्स नाम दिया गया है, मैथेटिक्स कहाँ से आया है? मैथेटिक्स जो है ग्रीक वर्ड है मैथिन, वहाँ से इसको लिया गया है मैथेटिक्स को, जिसका मीनिंग है, मैथिन का मीनिंग होता है लर्न, सीखना। ठीक है, तो मैथेटिक्स क्या कहता है? मैथेटिक्स जो है वो और भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स जो है टास्क को कंप्लीट करने में, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ये जो है यूज़ की जाती है हमारी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है कि जटिल व्यवहार समूह के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है। अगर हम मैथेटिक्स प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा जो भी टॉपिक है, हमारा जो भी कंटेंट मैटर है उसको एनालिसिस करना, उसका रिकन्स्ट्रक्शन करना अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ऑफ द ग्रुप विद वेल ऑर्गेनाइज्ड यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ पर फीडबैक भी तुरंत मिलेगा और साथ के साथ हम रीइंफोर्समेंट भी दे रहे हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं उनको स्टडी करने में, उनको सिखाने में बच्चों को ये हेल्प करता है। और तब तक हम इस चीज़ को, अगर हम इस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं तो बच्चा उसके अंदर नैपुण्य हासिल कर सकता है, बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी गेन कर सकता है। तो अब ये जो है इसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप्स होते हैं हमारे इसके अंदर, डेमोन्स्ट्रेट करना, फिर प्रमोट करना और फिर रिलीज़ करना। अब ये चीज़ क्या है, सबसे पहले क्या होगा, हम जो भी पढ़ा रहे हैं उस डेमोन्स्ट्रेट का है जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हम इंट्रोडक्टरी फेम बोलेंगे। इंट्रोडक्टरी फेम में क्या होगा, जो भी हमने पढ़ाना है, जिस पर हमने मास्टरी गेन करनी है, तो वो चीज़ बच्चों के सामने प्रेजेंट की जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, संकेत करेंगे, प्रेरित करेंगे, बच्चों को प्रमोट करेंगे, ताकि हम बच्चे को डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स तक ले जाएं। जैसा व्यवहार हम चाहते हैं बच्चा करे, उस व्यवहार तक हम बच्चे को, वांछित प्रतिक्रिया तक हम बच्चे को लेकर जाएं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द टेस्टिंग फ्रेम। द लास्ट इन द सीक्वेंस इज द रिलीज फ्रेम व्हेन नो प्रमोट्स आर गिवन। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे का टेस्ट करेंगे, बच्चे का जो है परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण फ्रेम है। तो इसमें क्या होगा, कोई संकेत बच्चे को नहीं दिया जाएगा, उसमें जांचा जाएगा कि बच्चे ने उस चीज़ को सीख लिया या नहीं सीखा, कितना उसने गेन कर लिया। अब ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। फर्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेट हम बच्चे के सामने इंट्रोडक्टरी फ्रेम रख रहे हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट सिखाना है बच्चे को, तो हमने सिखाना है कि स्क्वायर कैसे किया जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंडिंग विथ 5। अगर हमें ऐसा डिजिट का स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट नंबर का, जिसके लास्ट में 5 हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा फर्स्ट डिजिट रहेगा, फॉर एग्जांपल हमने 25 का निकालना है, तो 25 उसका जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 का कंसेक्यूटिव नंबर 3 होगा, तो 3 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, 5 का जो हमारा स्क्वायर होता है 25, उसको हम क्या कर देंगे, उसके साथ अटैच करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फ्रेम रखा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम वहाँ पे प्रमोट करेंगे, सिखाने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे। तो इसमें क्या है हमारा, हमने 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालने के लिए हम फर्स्ट टर्म जो लेते हैं 3 के बाद यहाँ पर जो 3 है उसका 3 का जो कंसेक्यूटिव नंबर है, नेक्स्ट जो हमारा 3 का कंसेक्यूटिव नंबर है वो है 4। तो 3 और 4 की मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। इस 12 के साथ अगर हम 25 को लिख दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 35 का स्क्वायर, दैट इज़ 12 25। ऐसे ही हम 25 का स्क्वायर निकालें तो 2 का कंसेक्यूटिव नंबर होगा 3। 2 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और 6 के साथ अगर हम 25 लिखते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 625। तो ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेम हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया बच्चों के आगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रमोट करना। अब बच्चों को संकेत करेंगे। संकेत कैसे करेंगे, बच्चों से निकलवाने की हम कोशिश करेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो भी इस चीज़ को करें। तो उसके लिए क्या है, हमने फर्स्ट बच्चों के सामने क्वेश्चन रखा, 15 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने कहा गया। तो हमने स्टेप वहाँ पे बच्चों के सामने लिख दिए कि मल्टीप्लाई, फर्स्ट जो हमारा नंबर था वो था 1 का जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या होगा 2 को हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, राइट 25। यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिखा, राइट 25 टू द डैश ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 2
और साथ में हम 25 लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया हमने, बच्चे को प्रमोट कर दिया। नेक्स्ट हम रिलीज़ करना। अब बच्चे क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे ने सीख लिया। अब बच्चे क्या करेंगे, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच्चे का जो हमारा रिलीज़ होता है उसको हम टेस्टिंग फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे की टेस्टिंग की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा कि बच्चे ने उस चीज़ को कितना सीख लिया है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग की, इसमें क्या है, अधिगम शिक्षण सामग्री के विस्तृत विश्लेषण से प्रारंभ कर भली भांति सोच विचार करके बनाया गया अनुदेशनात्मक प्रारूप है। इसमें क्या होगा, एनालाइज करेंगे, एनालाइज बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी कंटेंट मैटर है उसका एनालिसिस यहाँ पर हम करते हैं। तो उसमें क्या है, जो भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सामने सिखाना, कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना है तो पहले उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसको प्रमोट किया जाएगा और फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें अधिगम की इकाई पद न होकर अभ्यास या समस्या होती है। पूरी के पूरी जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, हम पूरी के पूरी जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है पहले बच्चे को सिखा रहे हैं, फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन जो है वो बाद में हो रही है, तो पूरी के पूरी समस्या जो है वहाँ पर रखी जाती है, ना कि कोई पद। नेक्स्ट है, किसी भी इस अभ्यास या समस्या को हल करना। अगर बच्चा इस चीज़ को सीख लेता है, बच्चा इस चीज़ को समझ लेता है, वो खुद करके वो आंसर सही अगर उसका आता है तो उसके लिए क्या है, वो एक तरीके का रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। अगर उसने उसको सीख लिया तो पर्याप्त पुनर्बलन उसको खुद ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये अभिक्रम अवरोही श्रृंखलन के सिद्धांत का उपयोग करता है। अवरोही कैसे कि हम जो है पहले बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर उसको प्रैक्टिस कराई, फिर वो सीख गया, मतलब अवरोही अभिक्रम, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये इस तरीके से चलता है, अवरोही क्रम में चल रहा है। ठीक है, इसमें पहले जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से। नेक्स्ट है, यह शैली तथ्य पर जोर देती है कि किसी कार्य को पूरा करने में प्रेरणा एक महत्वपूर्ण कारक है। जो मोटिवेशन है, अगर बच्चे को मोटिवेट नहीं किया जाएगा, मोटिवेट कैसे कर रहे हैं बच्चे को, प्रमोट करके। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, संकेत दिए बच्चे को, तो ये प्रमोट करके हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। अब पूरी जो प्रोग्राम लर्निंग हमने सीखी, उसके स्टेप्स, उसकी जो टाइप्स हमने सीखी, उसके बाद हम इसकी जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं प्रोग्राम लर्निंग का, वो हम देखते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारी जो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस है उसमें क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं और छात्र की भागीदारी पर मुख्य जोर दिया जाता है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रही है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि हर व्यक्ति, हर छात्र अपनी स्वगति से सीख रहा है, अपने इंटरेस्ट से सीख रहा है, तो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है, छात्र अपनी गति से सीखते हैं, सेल्फ पेसिंग होता है। नेक्स्ट है, छात्रों को केवल सही प्रतिक्रियाओं के लिए उजागर किया जाता है। कैसे कि अगर बच्चे ने वहाँ पर सही प्रतिक्रिया की, सही रिस्पॉन्स दिया, सही आंसर दिया, सही तरीके से उस चीज़ को एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, तभी वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे को कैसा मोटिवेशन मिल रहा है कि उसे सही करना है, उसे करेक्ट रिस्पॉन्स देना है, तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता है। तो हम वहाँ पर बच्चे को करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरर्स की अगर हम बात करें, पॉसिबिलिटी वो बहुत कम रहती है। नेक्स्ट है, पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि छात्रों को पठन सामग्री पर महारत हासिल करने में मदद करती है कि अगर बच्चे ने फीडबैक सही दिया, बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी, रीइंफोर्समेंट मिलेगी, बच्चा और मोटिवेट होगा। तो क्या होगा, बच्चा क्या कर रहा है, बार बार उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो रहा है, तो वो उसमें इंटरेस्ट उसका डेवलप होगा। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चा उस चीज़ को रुचिपूर्ण तरीके से सीखेगा, तो वो उसको उस कंटेंट पर, उस सब्जेक्ट मैटर पर वो मास्टरी गेन कर लेगा। तो ये थी हमारी प्रोग्राम लर्निंग, पूरा कॉन्सेप्ट हमने इसका ब्रीफ में पढ़ा, इसके टाइप्स, हर एक टाइप्स को हमने ब्रीफ में पढ़ा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।